अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से 4-5 खबरें हैं, इम्पोर्टेंट खबरें आपके सामने रखता हूं। इससे पहले मैं ज़रा दो दोस्तों के मैसेजेस हैं जो आपके सामने रखना चाहूँगा। ये मन्नान साहब हैं, ये कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, इमरान खान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और पीछे से आर्मी भी सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान को इलेक्शन में जाना होगा कुछ ही महीनों में और इमरान खान इलेक्शन में पहली चॉइस होगी, जबकि आर्मी और अमेरिका इमरान खान को अप्रूव नहीं कर सकते, इसलिए फिर मार्शल लॉ के चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ बाहर से ख़तरे भी दिखाने होंगे मार्शल लॉ लाने के लिए, तो इनके पास 2 एक्टिव बॉर्डर हैं, इंडिया और अफ़गानिस्तान। वैसे ईरान भी, कल ईरान से भी हमले हुए हैं, तो 3 एक्टिव बॉर्डर हैं। इंडिया तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अफ़गानिस्तान के तालिबान को एक्टिवेट किया जाएगा ताकि वो हमले करें, और फिर कुछ ज़्यादा हमले जब अफ़गानिस्तान से और टीटीपी से होंगे तो फिर पाकिस्तान आर्मी के पास टेक ओवर करने के लिए अमेरिका को और सबको कन्विंस करके आने के लिए आसानी होगी, और फिर इसके बाद सीज़ फायर हो जाएगा और आर्मी अपना मार्शल लॉ कंटिन्यू करेगा वेस्ट के साथ। मैं इनकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ, ये सब चीज़ें हैं और लेट्स सी ऐसा ही होगा। मार्शल लॉ मुझे तो काफ़ी अरसे से नज़र आ रहा है ओवर ड्यू है। इसके अलावा एक और दोस्त का सवाल है जिसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि ये जो स्कारसिटी ऑफ फूड है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, ख़ास तौर पे आटे के हवाले से, तो क्या पंजाब में भी यही सूरत हाल है? तो पंजाब पाकिस्तान में बाकी इलाकों से डिफरेंट है, और पंजाब में भी आप देखिएगा कि साउथ पंजाब की हालत सिंध जैसी ही है, बलूचिस्तान जैसी है, लेकिन सेंट्रल एंड नॉर्थ पंजाब जहाँ से कि सारी रूलिंग एलिट आती है, जैसे इस वक्त नून लीग के सारे मिनिस्टर, सारे बड़े बड़े लोग हैं, वो सेंट्रल और नॉर्थ पंजाब से हैं, और गुजरात, गुजरांवाला, जेलम, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, ये है रूलिंग एरिया। ये पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ है, और जितनी आर्मी है वो भी वहीं से आती है, जेलम, गुजरात, गुजरांवाला वगैरह से। तो ये पूरी रूलिंग एलिगार्की के जो एरियाज़ हैं ना, वो फर्स्ट क्लास हैं। किसी को आप कोई एक आटे की लाइन दिखा दे मुझे पंजाब में, बलूचिस्तान, सिंध में, साउथ पंजाब में आटे की ज़बरदस्त किल्लत है, तो पंजाब में ये नहीं है। जबकि पंजाब पाकिस्तान का, ये जो नॉर्थ और सेंट्रल पंजाब है, ये पाकिस्तान का सबसे गरीब इलाका है। गरीब इन सेंस के वहाँ से कुछ नहीं निकलता, कोई लोहा, सोना, गैस, पेट्रोल कुछ नहीं निकलता, लेकिन क्या है कि सारे पूरे पाकिस्तान को लूट के रूलिंग ओलिगार्की वहाँ लगाती है। नवाज शरीफ ने जितने कर्जे लिए हैं उससे पंजाब में मोटरवेज का जाल बिछाया है, गांव गांव को मोटरवे से कनेक्ट किया हुआ है। इससे फैसिलिटी होती है एग्रीकल्चर वालों को, दूसरों को, सामान बिजनेसमैनों को अपने आसानी से कम्युनिकेशन के हिसाब में। दूसरा ये है कि पूरे पाकिस्तान में गैस नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी, आटा नहीं होगा, पानी नहीं होगा। पंजाब में ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, पंजाब में ऐसा कोई मसला नहीं। तो ये जवाब देने के बाद मैं आगे आता हूँ। एक इश्यू जो चल रहा है कि पाकिस्तान से एक पैकेट चला और लंदन में उतरा और उस पैकेट के अंदर यूरेनियम मिली। अब जो ब्रिटिश इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई है उसमें एक आदमी भी गिरफ्तार हुआ है, उसको फिर ज़मानत पे छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी उस पर इंक्वायरी जारी है। ब्रिटिश इन्वेस्टिगेटर्स का कहना यह है कि ये जो पैकेज है ना, ये असल में इसकी डेस्टिनेशन थी ईरान। ये पाकिस्तान से ओमान आया, ओमान से फिर ये लंदन आया, और ये ईरान के एम्बेसी को जाना था। और आगे ईरान का क्या काम था कि हो सकता है डिप्लोमेटिक एक जाती है ना मेल, हर एम्बेसी का एक डिप्लोमेटिक मेल जाती है जिसको कस्टम वस्टम कोई चेक नहीं करते, ये एक रूल है इंटरनेशनल। तो उसके ज़रिए क्या ईरान भेजा जा रहा है? क्या पाकिस्तान ईरान को एटम बम बनाने में मदद कर रहा है? लेकिन अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर तो साथ साथ मिलता है, वहाँ पे तो आर्मी बैठी हुई है। बलूचिस्तान के तो पूरे बॉर्डर के ऊपर आर्मी बैठी हुई है, रोज़ इतना पेट्रोल स्मगल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आना आवक जावक है, तो वो कैसे उन्होंने भेजा नहीं? अब उसमें पाकिस्तान बड़ा निकल के
क्लियर होकर आ रहा है कि नहीं नहीं हमारा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है, हमने इसमें कुछ नहीं किया है। लेकिन ये आम आदमी को भी पता है, कोई बेवकूफ़ी होगा कि पाकिस्तान में परचून की दुकान के ऊपर यूरेनियम नहीं मिलता। यूरेनियम पाकिस्तान में तो होता ही नहीं है, बाहर से स्मगल होके आता है या ख़रीदा जाता है, और उसका एक ही मकसद होता है, वो एटम बम में इस्तेमाल होता है। क्योंकि एटमिक एनर्जी के कई और फ़ायदे हैं पॉजिटिव, जिससे कि बिजली पैदा होती है, जिससे कि कई चीज़ें होती हैं, लेकिन उसका पाकिस्तान नहीं इस्तेमाल करता। पाकिस्तान उसको सिर्फ बम बनाने में लगा हुआ है। तो यूरेनियम पाकिस्तान में आम आर्मी का कोई ब्रिगेडियर लेवल का आदमी भी एक्सेस नहीं कर सकता। वो स्ट्रिक्ट एक मतलब बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी वाली उसमें चीज़ें होती हैं। तो ये इट शुड बी एन अलार्मिंग थिंग। पहले भी मुशर्रफ के पीरियड में जब नॉर्थ कोरिया को और लीबिया को एटमिक प्लान बेचने का स्कैंडल हुआ, तो मुशर्रफ ने फ़ौरन अब्दुल कदीर खान को पकड़ के बिठा दिया कि भाई ये है जिसने किया है। अबे कोई बताए कि अब्दुल कदीर खान तो पूरी दुनिया में वांटेड था। वो तो भुट्टो के कहने पे अर्ली 70s में काम करता था। ये इधर हॉलैंड में एटमी रिएक्टर्स का साइंटिस्ट था ये। तो भुट्टो ने इसको कहा, तो वो भुट्टो के कहने पे वहाँ से पूरे प्लान और कुछ पार्ट्स चोरी करके भाग के पाकिस्तान आ गया। इसके बाद तो वो कभी पाकिस्तान से निकला ही नहीं। तो उसने पूरे के पूरे एटम बम जो कि नॉर्थ कोरिया का जो एटम बम है वो पाकिस्तान ने बना के दिया है। तो कैसे एक साइंटिस्ट ने जाके बेच दिया उधर और सब सप्लाई भी कर दिया। लेकिन उस वक्त बुश को ज़रूरत थी मुशर्रफ की, पाकिस्तान आर्मी की, तो उसने मुशर्रफ की इस जो एक स्टोरी थी वो एक्सेप्ट कर ली और चुपचाप रफा दफा हो गया। और अब्दुल कदीर खान उसके बाद सारी ज़िंदगी सरकारी हिरासत में ही रहा। उसके घर को सब जेल करार दे दिया गया था और बाद में वो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में रहा। घर से खाली मस्जिद से नमाज़ पढ़ने जाता था और कहीं नहीं जा सकता था, और उसी में वो मर गया। तो पहले भी ये चीज़ हुई है। आज पाकिस्तान ईरान को, क्योंकि लीबिया इजराइल के करीब है, तो लीबिया को तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया। लेकिन नॉर्थ कोरिया चाइना और रशिया की आशीर्वाद में रहता है, तो इसलिए अमेरिका उसको कंट्रोल नहीं कर सका। और आज वो एटम बम की धमकियाँ देता है, क्योंकि उसके पास है एटम बम और उसके पास बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है। तो पाकिस्तान की आर्मी की कोई लिमिट नहीं है, बेगैरती की, हरामीपन की कोई लिमिट नहीं है। ये वेस्ट का अलाई बनता है, लेकिन इसने वेस्ट का बाजा भी इसी ने बजाया है। तो अजीज़ दोस्तों, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये लंदन में जो आया है ये क्या ड्रामा है। अजीज़ दोस्तों, आगे मैं बढ़ूँगा, पाकिस्तान की क्रिकेट हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा कि बाबर आजम के ऑडियो लीक्स हुई हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है ऑडियो वीडियो लीक्स ज़बरदस्त तरीके से चल रही हैं। तो ऑडियो लीक्स हुई हैं जिसमें वो पाकिस्तान की टीम के ही एक गर्लफ्रेंड से, टीम के ही एक मेंबर था जिसकी गर्लफ्रेंड से वो बात कर रहा था। अब पहला सवाल ये आता है कि टीम पाकिस्तानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के एक क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई? मतलब कहाँ है इनका इस्लाम फिर? वैसे तो रिजवान भाई साहब वहाँ पे नमाजें पढ़ेंगे ग्राउंड में, बाकियों को इस्लाम की तलकीन करते हैं, खुद क्या कर रहे हो? मैं कहता हूँ गर्लफ्रेंड रखना हर आदमी का हक है, लेकिन पाकिस्तान में तो इस्लामिक रूल है ना, वहाँ पे तो ये सब चीज़ें कैसे गर्लफ्रेंड आ गई? दूसरा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि बाबर आजम उसको पाकिस्तानी क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड को सेक्सटिंग कर रहा है, यानी उसके साथ सेक्स की बातें कर रहा है, और उसको कहता है कि तुम मेरे साथ सेक्स करोगी तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को टीम में पक्की जगह होगी। ये सिचुएशन है पाकिस्तान की कि टीम में उसकी जगह पक्की होगी तुम्हारे बॉयफ्रेंड की अगर तुम मेरे साथ सेक्स करोगी। और उस पे बजाय इसके कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हंगामा करता, फॉक्स न्यूज़ चैनल है जो ऑस्ट्रेलिया का, उससे लड़ रहा है कि तुमने ये खबर क्यों लीक की, ये गलत है, तुमने हमारे बच्चे खिलाड़ी को बदनाम कर रहे हो, ये करो वो करो। अबे एक बार ये भी कह दो कि ये बाबर आजम की ऑडियो लीक नहीं है, इस ऑडियो में बाबर आजम नहीं है। और ये पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ, दुनिया में होता होगा, ठीक है ना, लेकिन आप दुनिया को भारत पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते। पाकिस्तान इज एन स्ट्रिक्ट इस्लामिक सोसाइटी जिसमें मामूली बात पर ब्लास्फेमी के लॉ एक्टिव हो जाते हैं, और यूनिवर्सिटी में लड़का लड़की साथ नज़र आ जाए तो डंडे लेके पहुंच जाते हैं। यहाँ पे इमामुल हक जो कि तबलीगी इंजमामुल हक का भतीजा है,
इंजमाम उल हक के भाई का बेटा, इंजमाम की इतनी लंबी दाढ़ी और वो सिर्फ तबलीगें करता है सबको इस्लाम की। उसकी आज से कुछ अरसे पहले वीडियो लीक हुई थी जिसमें वो फ़ोन पे सेक्सी बातें कर रहा है लड़की के साथ, ये वो। फिर एक इमाद वसीम है, उसकी यही चीज़ आ चुकी है। पाकिस्तान के सारे क्रिकेटरों का ये हाल है। और नतीजा ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल है कि पाकिस्तान ने पिछली 6 सीरीज़ की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए, पाकिस्तान 1-0 से हारा। फिर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में वनडे सीरीज़ खेली, T20 एक मैच खेला, वो हार गया। फिर इंग्लैंड पाकिस्तान में आई T20 सीरीज़ खेलने, 4-3 से हारा पाकिस्तान। फिर इंग्लैंड पाकिस्तान में 3 टेस्ट की सीरीज़ खेलता है, पाकिस्तान हिस्ट्री में पहली बार 3-0 से हारा। फिर न्यूजीलैंड पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ खेलने आई, वो किसी तरह ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने ड्रॉ किया 0-0 से। और फिर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से वनडे सीरीज़ खेली, पाकिस्तान 2-1 से हारा। ये तो इनकी परफॉर्मेंस है। और बात करेंगे भारत के मुकाबला करेंगे, भारत की IPL का मुकाबला कर रहे हैं। ये आप देखें कि भारत की IPL की एक गेम 107 करोड़ रुपए की पड़ती है, पाकिस्तान की PSL की एक गेम 2.44 करोड़ की पड़ती है, 50 गुना फर्क। भारत में अभी IPL औरतों की जो शुरू हुई है उस पे 7 करोड़ पर गेम खर्चा होगा, पाकिस्तान का 2.44 करोड़ है। और फिर ये कहते हैं कि हम भारत का मुकाबला करेंगे, भारत से हमारी क्रिकेट की क्वालिटी अच्छी है, हमारी भारत से सब कुछ अच्छा है। अभी शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी मारी वनडे क्रिकेट में, आज से 20 साल पहले किसी ने डबल सेंचुरी नहीं मारी थी, अब 10 हो गई हैं। उन 10 में 7 भारत की हैं, उन 10 में 7 भारत की हैं। रोहित शर्मा अकेले ने 3 बनाई हैं, बाकी पूरी दुनिया ने 3 बनाई हैं, मार्टिन गप्टिल, फ़खर जमान और क्रिस गेल, बाकी 7 भारत की हैं। ये भारत का मुकाबला करेंगे। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा कराची के इलेक्शन के हवाले से आपसे बात करूंगा कि कराची में जो इलेक्शन हुआ उसमें नज़र यही आ रहा था कि जमात इस्लामी 86 सीट और PTI 40 सीट, दोनों के पास क्लियर मेजोरिटी हो जाती है। एक का मेयर आ जाएगा, एक का डिप्टी मेयर आ जाएगा, सब कुछ है। लेकिन पीपल्स पार्टी, जरदारी से बड़ा डाकू, जरदारी से बड़ा हरामी पाकिस्तान में कोई है नहीं इस वक्त। अब वो जमातियों से खेल रहे हैं। और कल जमात इस्लामी का जो मेयर का कैंडिडेट है और प्रेसिडेंट जमात इस्लामी सिंध है, हाफिज़ नईम, उसकी मुलाकात हुई पीपल्स पार्टी के सेनेटर सईद गनी से। और उसमें सईद गनी ने कहा कि देखें मिल के चलते हैं, ये है वो है। जमात इस्लामी का भी दोगलेपन का कोई वो नहीं है। उसमें हाफिज़ नईम कहते हैं कि हमें हैं कुछ रिजर्वेशंस इलेक्शन में धांधली के, लेकिन हम आपका मैंडेट तस्लीम करते हैं। तो भाई साहब, अगर आप कहते हो कि रिग्ड इलेक्शन है तो आप मैंडेट कैसे तस्लीम करते हो? मैंने आपको कराची इलेक्शन पे डिटेल में बताया था कि किस तरह रात को इलेक्शन से एक रात पहले जो बुक्स होती हैं वोट की, जिसमें से एक पर्ची फाड़ फाड़ के वोटर को दी जाती है, आधी से ज़्यादा पीपल्स पार्टी को रात को ही पहुंच गई थी। और रात भर PTI के जो वर्कर्स हैं वो उस पर ठप्पे लगा रहे थे। तो ये आपके सामने है, ये देखें ठप्पे रात को लग रहे हैं। सुबह इलेक्शन होने से पहले ही डब्बे भर दिए गए थे। ये रात को वोटर बुक के वोट के ऊपर अंगूठे के निशान और पीपल्स पार्टी के इलेक्शन सिंबल तीर के ऊपर निशान, और फिर वो वोट की पर्चियां तैयार करके हर वर्कर जाता था सुबह ठक ठक 50-50 पर्चियां फेंक के आता था। और इस तरह पीपल्स पार्टी रिगिंग करके जीती है। लेकिन जमात इस्लामी अब पीपल्स पार्टी को, इनको पता है जमात इस्लामी को कि पीपल्स पार्टी के पास सिंध गवर्नमेंट है, मेयर के कोई ख़ास राइट्स नहीं बचे। तो अगर हमने PTI के साथ मिलके बनाया तो हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा मेयर को। तो इसलिए PTI की सिंध गवर्नमेंट के साथ अगर हम मिल के चलेंगे तो कम से कम PTI का मेयर भी हुआ, उसका PPP का मेयर भी हुआ, और हमने PPP के साथ मिल के मेयर की वो कर ली। PPP ने उसमें जमात इस्लामी को ऑफ़र की कि कराची को आधा आधा कर देते हैं, आधे कराची का मेयर आपका, आधा कराची का मेयर हमारा। देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। खैर, जमात इस्लामी ने सुना है कि इसको रिफ्यूज़ कर दिया। अब ये पोजीशन है कि जमात इस्लामी कहती है कि आपने चीटिंग की, PPP कहती है हाँ चीटिंग की,
बताओ क्या करना है, अब तो हो गया जो होना है। तो ये है अजीज़ दोस्तों सिचुएशन। मैं एक और इशू की तरफ आऊँगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया को ऑफ़र की, दोस्ती की, कि हमने 3 जंगें लड़ ली, हमें सबक मिल गया, और यह है कि हम आगे आपके साथ दोस्ती करना चाह रहे हैं। अब अव्वल तो 3 जंगें नहीं थी, 48 की कश्मीर वार थी, फिर 65 थी, फिर 71 थी, फिर सियाचिन थी, कारगिल थी, और इसके अलावा हज़ारों टेररिज्म की थी पाकिस्तान ने भारत में। भारत किसी सूरत में भरोसा कर ही नहीं सकता। मैं पहले भी कह चुका हूँ, वापस कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान को भारत के साथ सच्ची दोस्ती करनी है, ऑनेस्ट दोस्ती करनी है, कि हमें आगे बढ़ना है, तो उसकी एक ही शर्त भारत रखे, और मैं समझता हूँ वो शर्त पूरी कर दे पाकिस्तान, तो भारत आंखें बंद करके भरोसा कर सकता है। वो है कि आप, ये है लिस्ट, ये दुनिया के माने हुए टेररिस्ट आपके पास हैं, जो भारत के टेररिस्ट हैं, जो भारत के मोस्ट वांटेड हैं। दाऊद इब्राहिम है, हाफिज़ सईद है, लखवी है, जंगवी है, मसूद अज़हर है, ये है, वो है, ये लिस्ट है। ये सब हमारे हैंड ओवर कर दो, और पाकिस्तान जाहिर नहीं करेगा। अगर कर दे तो फिर भारत कह सकता है कि हाँ अब पाकिस्तान में तब्दीली आई है। लेकिन उससे पहले कि कोई भारत की तरफ से जवाब आता है या कोई बात होती, शहबाज शरीफ की सॉफ्टवेयर को आर्मी ने अपडेट किया कि तुमने ये बात क्यों की कि भारत से दोस्ती करनी है, तुम पागल हो। तो शहबाज शरीफ फौरन अगले दिन आ गए कि इंडिया से हम दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत सिर्फ उसी वक्त होगी जब भारत कश्मीर के आर्टिकल 370 वाले फैसले को वापस ले। अब जैसे कोई भारत वहाँ पे बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है कि हाँ कब पाकिस्तान हमसे दोस्ती करेगा और कब हम पाकिस्तान की दोस्ती के काबिल होंगे। भारत सोचता भी नहीं है पाकिस्तान के बारे में। भारत के लिए पाकिस्तान इज़ नो इशू नाउ। वो बिल्कुल उसको गटर में पड़ा हुआ एक कीड़ा समझता है। पाकिस्तान के लिए भारत ने पाकिस्तान वहाँ पहुँच चुका है कि अब पाकिस्तान के लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता। भारत का टारगेट अब अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ है 100%, जिसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने भारत में कई कम्युनल लीडर्स, कई लिखारियों को ख़रीदा हुआ है, जो कोशिश कर रहे हैं। अब आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जैसे BBC की हुए, वॉशिंगटन पोस्ट लगे हुए हैं सब एंटी मोदी की तरफ। ना मोदी, ना BJP, ना भारत की सरकार इन चीज़ों की तरफ सोचती भी है। वो अपने उसमें लगे हुए हैं कि भारत को हमने एक नई ऊंचाई की तरफ लेके जाना है। पाकिस्तान अब कुछ भी कर ले, अब भारत पाकिस्तान से दोस्ती के बिल्कुल मूड में नहीं है। भारत सबसे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन पहले आपको ये साबित करना होगा कि आप इंसान के बच्चे बन गए हो। अजीज़ दोस्तों, एक और ख़बर शेयर करूँगा कि लास्ट निज़ाम जो थे ना हैदराबाद के, मुकर्रम जा बहादुर, वो फारिग हो गए। लास्ट निज़ाम हैदराबाद के मुकर्रम जा बहादुर 14 जनवरी को इंतकाल कर गए। ये तुर्की में रह रहे थे और ये 8वें निज़ाम थे हैदराबाद के। इनके फादर आज़म झा निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान के सबसे बड़े बेटे थे, और इनकी माँ दुर्र शहवार, वो आखिरी खलीफा तुर्की में, उसकी इकलौती बेटी थी। और आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि भारत में खिलाफत मूवमेंट चली थी अंग्रेज़ों के दौर में। इसलिए चली थी कि खलीफा की बेटी तो भारत की बहू थी, मतलब निज़ाम हैदराबाद की बीवी थी। और फिर गांधी जी और ये और वो सब खिलाफत मूवमेंट, आपको मैं बताऊं, वो जो चली थी ना, दुनिया में कहीं नहीं चली थी, दुनिया में कहीं नहीं चली थी। जिस तुर्की का खलीफा ख़त्म, खिलाफत ख़त्म की गई थी, उस तुर्की में एक आदमी उस पर नहीं बोला, एक अरब नहीं बोला, ना इंडोनेशिया, ना मलेशिया,
ना अफ्रीका के किसी मुल्क ने बोला, मुसलमान मुल्क ने। सिर्फ भारत में, ब्रिटिश इंडिया में वो मूवमेंट चली थी, और इसलिए चली थी कि भारत के मुसलमान अपने आप को अरबों से, तुर्कों से बहुत ज़्यादा आगे समझते हैं। 2% के कन्वर्टेड है, वो कन्वर्टेड ही रहोगे। तुमको ना अरब अपना मानता है, ना तुर्क अपना मानता है, कोई नहीं मानता, और सब एक घटिया नज़र से देखते हैं। मैं पूरे ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहा हूँ, जिसमें आज बांग्लादेश, बर्मा, पाकिस्तान, ये सब शामिल हैं। उसमें जो मुसलमान थे ना, उसको आप आज के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान कह सकते हैं, उनकी 2% की इज्जत नहीं है। कोई इनको जाहिलों से ज़्यादा मानता नहीं है। आपको वो एक्सट्रीमिज़म का लेवल, वो नॉन मुस्लिम से नफ़रत आपको कहीं और नहीं मिलेगी, अरबों में नहीं है, जो कि इस्लाम के वाली वारिस हैं। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि मैं शारजा में, दुबई शारजा में रहता था, तो मैं नेशनल बैंक ऑफ शारजा में काम करता था। तो मेरी सुबह 8 से 1 बजे तक की ड्यूटी होती थी। हमारी बैंक 1 बजे बंद हो जाती थी। तो मैं दोपहर को फारिग होता था, तो मैंने पहले पार्ट टाइम जॉब का सोचा, फिर मुझे वहाँ पे मेरे को अरबी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आती थी, और कंप्यूटर भी, मैं जो वर्ड प्रोसेसर होते थे वो भी मैं बैंक में अपना ऑपरेट करता था। तो मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि हम टाइपिंग की दुकान खोल लेते हैं। तो वहाँ पे क्या है, शारजा, दुबई वगैरह में, कि टाइपिंग की बहुत दुकानें होती थी। अब पता नहीं क्या पोजीशन है उसमें। कोई वीज़ा का फॉर्म लेके आता था, कोई बीवी की स्पॉन्सरशिप का फॉर्म, कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट, बंगाली पासपोर्ट बढ़ाने का फॉर्म, ये सब। तो हम वो टाइप करके उनको देते थे, 5 दरम 10 दरम। तो हमने एक दुकान खोली थी, उसमें हमने 3 टाइपराइटर रखे थे, 3 टेबल थी, और सुबह से खोलते थे तो रात के 8-9 बजे तक वो दुकान खुली रहती थी, और अच्छा खासा काम था। तो मैंने, ज़ाहिर मैं सुबह बैंक में होता था, तो मैंने 2 लड़कियां वहाँ पे रखी थी, एम्प्लॉई। उसमें एक का नाम सादिया था। तो कई महीनों के बाद एक दिन बात पे बात निकली, रमज़ान थी, तो नमाज का टाइम हुआ तो दुकान बंद करनी पड़ती थी। तो हमने दुकान बंद की, तो बाहर खड़े थे, तो मुझे सादिया कहती है, तुम नमाज नहीं पढ़ रहे? मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा कि तुम कैसे घर जाके पढ़ती हो? तो कहती है, नहीं मैं तो क्रिश्चियन हूँ। मैंने कहा तुम क्रिश्चियन हो, तुम तो फ़लस्तीनी हो। तो कहती है कि हाँ, तो फ़लस्तीनी हो तो क्या हुआ, फ़लस्तीन में क्रिश्चियन नहीं रहते क्या? तो मैंने कहा तुम्हारा नाम सादिया? तो कहती है हाँ, वहाँ पे सबके ऐसा ही नाम होते हैं। तो मैंने कहा कि तुम अरब? कहती है हाँ, मैं अरब हूँ और मैं क्रिश्चियन हूँ। तो अजीज़ दोस्तों, ये वहाँ पे टॉलरेंस का आलम है। अरब एक कौम है जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, लेकिन ये हमारे मुसलमानों की समझ में नहीं आता। तो ये अजीज़ दोस्तों टॉलरेंस का आलम है। और एंड पे मैं आपके सामने एक वीडियो रखना चाह रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पाकिस्तान अब मतलब इस काबिल नहीं रहा कि इसको सुधारा जा सके। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। रहे हैं जहर खाने के पैसे कहते नहीं है, लेकिन 1 दर्जन अखबारात में आधे सफे के इश्तिहारात दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं ये जो अखबारात में जाती तशहीर के इश्तिहारात दे रहे हैं, ये आपके बाप का पैसा है या कौम का पैसा है? मिस्टर चेयरमैन, वजीर आजम कहते थे कि अगर मैंने महंगाई खत्म नहीं की और अरजानी नहीं लाया तो मैं कपड़े बेचूंगा। मैं वजीर आजम से कहता हूं, वजीर आजम साहब, अगर यह सूरत हाल रही तो कपड़े बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आकर खुद तुम्हारे कपड़े बेचेंगे। आईएमएफ के अहकामात की वजह से इन्होंने सब्सिडीज खत्म की है। आईएमएफ के पास पाकिस्तान की आजादी को गिरवी रख दिया। आज आईएमएफ के लिए पाकिस्तान के अवाम को वो नचोड़ रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर महंगाई का, बिजली का, पेट्रोल और डीजल के उसके बम जो हैं वो गिरा रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि हुकूमत जो है वो अपने मराद खत्म नहीं कर रही, अपने प्रोटोकॉल कल्चर खत्म नहीं कर रही, करप्शन के ऊपर हाथ नहीं डाल रही और सारा बोझ जो है वो अवाम के ऊपर मुंतकिल कर रही है। एक तरफ तो यह सूरत हाल है, दूसरी तरफ हमारे जजेस
हमारे जर्नल, हमारे एमपीएस, हमारे एमएनएस, हमारे सेनेटर्स, हमारे हुकूमती वज़रा, ख्वाह वो सूबों में है या वफाक में है, बड़े पैमाने पर मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकारी खजाने से, कौम के पैसे से वो अयाशियां कर रहे हैं। इसलिए अगर आप कौम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, कौम के ऊपर महंगाई का बम गिरा रहे हैं, साहब की तकरीर सुने प्लीज। महंगाई का बम गिरा रहे हैं, तो ये जो इलीट तबका है, ये जो अशराफिया के नाम पर बदमाशियां है, इनके ऊपर भी बोझ डाले। मिस्टर चेयरमैन, ये जो सरकारी गाड़ियां हैं, हुकूमत के अंदर अगर इनकलाबियत है, हुकूमत के अंदर अगर इखलास है अवाम के साथ, तो 6 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए, लोग पैदल दफाते रहे, लोग साइकिलों के ऊपर दफाते रहे और कोई जर्नल, कोई जज, कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई वजीर वो सरकारी गाड़ी और सरकारी पेट्रोल को इस्तेमाल ना करें। मिस्टर चेयरमैन, मैं इस हुकूमत से कहता हूं, पीडीएम की हुकूमत से कहता हूं, ये कहते हैं कि हुकूमत, ये गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआहिदे किए हैं, ठीक है, गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआहिदे किए हैं। ये कहते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत का बैंड बजा दिया, ठीक है, गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत को ठीक नहीं किया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अगर ये सब कुछ आपको पता था तो आपने क्यों हुकूमत ली? क्यों हुकूमत ली? आप क्यों हुकूमत के अंदर आए? अगर आप बिजली और आप पेट्रोल और आप डीजल और आप उसको सस्ता नहीं कर सकते, आप महंगाई को खत्म नहीं कर सकते, तो आपको किसने कहा था कि पंगा ले? आपको किसने कहा था कि हुकूमत ले? इसलिए मिस्टर चेयरमैन, आप इससे काम नहीं चलेगा, बहानों से काम नहीं चलेगा। कौम गुस्से में है, कौम के आंखों में खून उतर आया है। एक तरफ ये अशराफियों के, वज़रा के अय्याशियां देख रहे हैं, प्रोटोकॉल कल्चर देख रहे हैं, बैरूनी दौरे देख रहे हैं, एक एक सफे के इश्तिहारात देख रहे हैं, दूसरी तरफ बिजली नहीं है, आवाम गैज़ व गज़ब का शिकार है। डरो उस दिन से, डरो उस दिन से जब ये भूखे, जब ये नंगे, जब ये महंगाई के मारे अवाम तुम्हारे मोहल्लात का रुख करेंगे, तुम्हें मोहल्लात के अंदर बना नहीं मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू।